गायत्री महाविद्यालय सांचौर में पढ़ने वाले और आज इस ऑनलाइन क्लास में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और स्वागत करता हूं आज की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास बीएससी थर्ड ईयर के सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक। जैसा कि हमने इससे पूर्व के वीडियो में डिस्कस किया था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमने इससे पहले की क्लास में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे कि इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए कौन कौन से रिएजेंट प्रयुक्त होते हैं, इंस्ट्रूमेंट प्रयुक्त होते हैं और इसकी प्रोसीजर क्या होती है, इसके बारे में। तो प्रारंभ करते हैं आज का ये टॉपिक। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है और इसकी परिभाषा क्या होती है। इसको पढ़ने के लिए इसी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो को आप जरूर अवलोकित करें। एक बात और, यदि आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हुए हो, आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का अपना ये टॉपिक, इंस्ट्रूमेंट एंड रिएजेंट ऑफ फॉर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए मुख्यतः होता है एक इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस, जिसके द्वारा हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उपचारित डीएनए खंडों को अलग अलग करेंगे। या आरएनए को भी कर सकते हैं, प्रोटीन को भी कर सकते हैं। सेकेंड चाहिए अपन को बफर विलियन। उसमें एपरेटस में लगे हुए एनोड और कैथोड को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देने के लिए पावर सप्लाई, इसके साथ में सपोर्टिंग मीडिया, उसकी पहचान करने के लिए डिटेक्शन और क्वांटिफिकेशन की प्रोसेस होती है। इन इंस्ट्रूमेंट और रिएजेंट की सहायता से इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे की जाती है, इस प्रक्रिया को हम समझते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस मूल रूप से दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो होती है इसमें ट्रे और दूसरा होता है कॉम्ब और ट्रे होती है वो या तो प्लास्टिक की बनी हुई होती है अथवा ग्लास की बनी होती है, और कॉम्ब जिसके अंदर कई प्रकार के खांचे पाए जाते हैं, तीर्थ पाए जाते हैं, और इस तीर्थ के माध्यम से हम क्या करेंगे, उस जेल में छोटे छोटे खंड, कोष्ठक, कैविटी या वेल बनाने में हेल्प लेते हैं। तो दो भाग होते हैं, एक तो होता है कास्टिंग ट्रे और दूसरी होती है कॉम्ब। कास्टिंग ट्रे कैसी होगी, तो एक आरेखीय रूप से हम देखें तो इस प्रकार की एक ट्रे होती है, ये एक कास्टिंग ट्रे। इसके अंतर्गत क्या रखा जाता है, इलेक्ट्रोड रखे जाएंगे, इसके अंदर विलियन रखा जाएगा, जेल की जो प्लेट बनी हुई प्लेट को लटकाया जाएगा और उसकी सहायता से एपरेटस को प्रोसेस को फॉलो करेंगे। दूसरा आता है कॉम्ब। तो कॉम्ब इस प्रकार के खांचे युक्त जो अलग अलग माप के होते हैं, ये कॉम्ब जो प्लास्टिक का या ग्लास का बना हुआ होता है। अब इस खांचे को किसी हम द्रवीय पदार्थ के अंदर रखते हैं और फिर वो द्रवीय पदार्थ जम जाता है, तो जहाँ जहाँ पे इसके उबार है वहाँ पे उस द्रवीय पदार्थ के अंतर्गत खांचे बन जाते हैं, जिसको वेल के नाम से मानते हैं। तो ये कूप के निर्माण या खांचे बनाने के लिए किसका निर्माण उपयोग करेंगे, हम कॉम्ब का करते हैं। जिस प्रकार से ये डायग्राम में दिख रहा है, इस प्रकार से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए एपरेटस का सेटअप होता है। इस सेटअप को थोड़ा समझते हैं कि है क्या। ये जो आंतरिक भाग में स्ट्रक्चर वो है कास्टिंग ट्रे, और इस कास्टिंग ट्रे के बाहर की ओर भरा होता है बफर विलियन। जैसे ये जो विलियन भरा हुआ कौन सा है, बफर विलियन। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर बना हुआ है, पूरा ये चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर क्या भरा हुआ है, बफर विलियन भरा हुआ है।
इसके साथ में इसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड ये और दूसरा इलेक्ट्रोड ये, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। इस प्रकार से एक सरल प्रकार का पात्रनुमा संरचना इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस कहते हैं। हालांकि हम इसको सामान्य दूसरे कास्टिंग ट्रे के स्थान पर कोई दूसरा ट्रे जैसा पदार्थ या उपकरण उपयोग में ले सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत और रिएजेंट के तौर पर हमने पढ़ा था बफर, कुल 4 भाग देखे थे। उन्हीं भागों को हम समझ रहे कि होते क्या है। बफर विलयन होता है। बफर विलयन क्या करता है? आयन अवेलेबल करवाता है। इन आयंस के माध्यम से इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए आवश्यक पीएच मेंटेन रहती है। जैसे हम बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि जल है वो बफर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ये चार्ज की उपस्थिति में आयनित होकर के हाइड्रोजन धन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है। इसके फलस्वरूप पीएच मेंटेन रहती है। तो पीएच इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्रयुक्त होने वाले विलयन में पीएच को मेंटेन करने के लिए बफर का उपयोग किया जाता है। अब ये बफर सॉल्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं, बफर के लिए किन किन केमिकल्स का उपयोग ले सकते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड के लिए यदि हम सामान्यतः बफर की बात करें तो उसमें ट्रेस बफर हो सकता है, एसीटेट या ईडीटी, ट्रेस एसीटेट ईडीटी या टीएई, अथवा ट्रेस बोरेट ईडीटी टीबीई लिया जाता है। मुख्य रूप से जो लिया जाता है वो ट्रेस रासायनिक लिया जाता है। तो टीएई और टीबीई न्यूक्लिक एसिड का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में उपयोग हो रहा है, तो इसके लिए सामान्य तौर पर यूज करते हैं। आवश्यक सामग्री में और क्या चाहिए? पावर सप्लाई। पावर सप्लाई की सहायता से हम कैथोड एनोड में सप्लाई करते हैं, जिसकी फलस्वरूप वो पॉजिटिव या नेगेटिव के रूप में कार्य करता है। तो ये तो पूरा है इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस। और इस एपरेटस के साथ में जो ये दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, इस इलेक्ट्रोड को पावर सप्लाई कहाँ से होती है? इस पावर सप्लाई एपरेटस से। तो ये इसके द्वारा दोनों इलेक्ट्रोड के टर्मिनल पार्ट को हम जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद में इसमें पावर सप्लाई करते हैं। इस पावर सप्लाई एपरेटस की सहायता से हम आवश्यकता अनुसार करंट प्रवाहित कर सकते हैं, इसके फ्लो को हम रेगुलेट कर सकते हैं। 2 किलो बेस तक के यदि खंडों का सेपरेशन करना है, 2 किलो बेस, क्योंकि हमने प्रारंभ में प्रिंसिपल में पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रोफोरेसिस की सिद्धांत किया तो सिद्धांत में क्या था? एक तो उसका आकार के आधार पर उसका सेपरेशन करते हैं और दूसरा उसका आयनन के आधार पर करते हैं। तो आकार के आधार पर करें तो 2 किलो बेस तक के खंडों को सेपरेशन करना है या इससे अधिक के लंबे खंडों को सेपरेशन करना है, तब उसके लिए 5 वोल्ट से ज़्यादा, 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर से अधिक वोल्ट का करंट प्रवाहित नहीं किया जाता। तो एक कॉमन रूप से एक शर्त हो गई, एक लिमिटेशन फैक्टर कार्य करना प्रारंभ कर दिया था कि हम किसके लिए कितनी पावर सप्लाई करेंगे। पावर को सप्लाई करने के लिए इसी का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि हम इसकी सहायता से रेगुलेट कर सकते हैं, अन्यथा ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, फलस्वरूप आयनन की क्रिया प्रभावित होगी तो डेफिनेट सेपरेशन की क्रिया भी प्रभावित होती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए सपोर्टिंग मीडिया क्या होना चाहिए? सपोर्टिंग मीडिया जेल, जैसे एगारो जेल है, सेलुलोज एसीटेट का जेल है, पॉली एक्रेलामाइड जेल है अथवा स्टार्च जेल है। तो जो सपोर्टिंग मीडिया के लिए जेल प्रयुक्त करेंगे वो कौन कौन से हुए? स्टार्च, अगारोज, सेलुलोज एसीटेट, पॉली एक्रेलामाइड जेल। अब ये जेल क्या करता है? जेल कौन सा यूज करते हैं, कैसा सपोर्ट करेगा? तो द काइंड ऑफ सपोर्टिंग मैट्रिक्स यूज डिपेंड ऑन types of molecule to be separate and desired
बेसिस फॉर सेपरेशन, चार्ज, मॉलिक्यूल वेट और बोथ। जेल कौन सा यूज करेंगे डिपेंड करेगा हमारे पास में कौन से भागों को किसको हम सेपरेट कर रहे हैं, वो कितने आणविक भाग के हैं इत्यादि के आधार पर। जेल क्या है? जेल जब जम जाता है तो जैसे स्टार्च को या फिर हम एगारोज को, सेलुलोज एसीटेट को जल के अंदर घोल करके उसको हल्का सा उबालते हैं, तो उबालने से एक लई जैसा पदार्थ का निर्माण हो जाता है। और जब इस लई को हम ठंडा करते हैं तो वो जम जाता है, और जमेगा कैसा? प्लाज्मा जैसा लगेगा। तो जब ये पूर्ण रूप से जम जाता है तो इस स्थिति में इस पूरे जेल जैसी लेयर के अंतर्गत छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं जो इसकी प्रकृति के अनुसार होते हैं। ये छिद्र हमें या पोरे में नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन पूरी जेल लेयर है वो छिद्र में होने के कारण सलनी की तरह कार्य करते हैं। उसमें आकार के अनुसार आसानी से कोई न्यूक्लिक एसिड का फ्रेगमेंट अपनी प्रकृति के अनुसार मूवमेंट कर सकता है। तो हम कौन सा जेल लेंगे, जेल या सपोर्टिंग मीडिया कौन सा लेंगे, ये डिपेंड करेगा कि हम किन खंडों का पृथक्करण करने वाले हैं, वो आवेश के आधार पर कर रहे हैं या फिर मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर है, या फिर हम इन दोनों को एक साथ में यूज करें उसके आधार पर। सामान्य तौर पर PAGE पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पॉली एक्रिलामाइड जेल लिया जाता है, जबकि सामान्य जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें हम एगार एगार अथवा एगारोज से प्राप्त जेल या एगारोज को जेल के रूप में या सपोर्टिंग मीडिया के रूप में उपयोग में लिया जाता है। चूँकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अधिकतर PAG प्रयुक्त होता है अथवा एगारोज प्रयुक्त होता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि है क्या। एगारोज और पॉली एक्रिलामाइड जेल दोनों ही एक क्रॉस लिंक के द्वारा स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, सलनी के समान करते हैं, और इसी कारण ये नेचुरल रूप से न्यूट्रल होता है। इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिकल चार्जेस नहीं पाया जाता, और चार्जेस नहीं होने के कारण जैसे ही हम उसको बफर विलियम में डुबो करके उस पर धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका खुद का कोई आयनन नहीं होने के कारण उस बफर विलियन की प्रकृति में कोई चेंजेस नहीं आता, लेकिन उस जेल में से प्रवाहित होने वाला आयन जरूर आयनन के कारण माइग्रेट होना प्रारंभ हो जाता है। यदि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नहीं होता तो उस स्थिति में इसके खुद में भी आयनन हो जाता, फलस्वरूप जो सेपरेशन की प्रोसेस थी वो पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाती है। सेकेंड, जो एगारोज होता है वो सामान्य तौर पर जमने के बाद में बड़े आकार के पोर साइज बनती है, और बड़े आकार के पोर बनने के कारण इसका उपयोग सामान्य तौर पर DNA के बड़े मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए प्रयोग करते हैं। DNA के बड़े मॉलिक्यूल जैसे रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म एनालिसिस RFLP के लिए या इन RFLP के विभिन्न भागों को, विभिन्न खंडों को, अलग अलग प्रकार के आकार के खंडों को सेपरेट करना है तो उस स्थिति में हम एगारोज जेल प्रयोग करेंगे। और जब छोटे DNA खंडों का सेपरेशन करना है तब हम उसके लिए पॉली एक्रिलामाइड जेल का यूज करेंगे। अब क्यों करेंगे? क्योंकि पॉली एक्रिलामाइड में क्रॉस लिंक के द्वारा बने हुए पोर छोटे आकार के होते हैं, तो छोटे आकार से छोटे DNA खंडों को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। यदि हम छोटे DNA खंडों को सेपरेट करने के लिए एगारोज जेल मीडिया के रूप में काम में लें तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में होगा ये कि बड़े पोर होने के कारण सभी DNA खंड उसमें से माइग्रेट कर जाएंगे, तो सेपरेट होगा ही नहीं। तो सेपरेशन कौन सी खंडों का करना है इसके आधार पर हम या तो सपोर्टिंग मीडिया के रूप में एगारोज लेंगे अथवा पॉली एक्रिलामाइड जेल लेते हैं।
अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा आपने डीएनए खंड को, आरएनए खंड को, प्रोटीन खंड को अलग अलग कर लिया। अलग अलग करने के बाद में उसमें वो सेपरेट हो गए। तो जेल के अंदर हमें पता ही नहीं लगेगा कि उसके अंतर्गत डीएनए है कहाँ पर। जैसे मैं यदि एक इतने से बड़े जेल की बात करूं, तो इस जेल में डीएनए कहाँ पे, किस जगह पे होगा? कि डीएनए यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या फिर इस जगह पे हो सकता है। अब कहाँ पे डीएनए? तो डीएनए खंडों को आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा, पहचान करनी पड़ेगी कि इस स्थान पे डीएनए है। तो उसके लिए हम क्या करें कि किसी अनविजिबल पार्ट्स को देखने के लिए या तो हम उसकी ब्लॉटिंग करते हैं या फिर उसको स्टेन करते हैं। स्टेन करने से यदि वो किसी पर्टिकुलर प्रकार का रंग पकड़ लेता है तो उस रंग के माध्यम से हम ये पहचान सकते हैं कि इस जगह पर ये डीएनए खंड प्रेजेंट है। और यदि ब्लॉटिंग कर रहे हैं तो यूवी किरणों के माध्यम से हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। स्टेन करने की दो प्रोसेस है, प्रोटीन स्टेनिंग होती है और इथीरियम ब्रोमाइड स्टेनिंग होती है। आपने कभी पढ़ा होगा कि डीएनए का जब आइसोलेशन करते हैं या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो इथीरियम ब्रोमाइड से उन डीएनए खंडों को विरंजित करते हैं। और इथीरियम ब्रोमाइड से विरंजित होने के बाद में ये चमकते हुए नारंगी रंग के दिखाई देंगे। तो आपको इस जेल के अंदर जहाँ जहाँ पर चमकते हुए नारंगी रंग के स्पॉट दिखाई देते हैं तो वो डीएनए हो सकता है या डीएनए खंड हो सकता है। तो हम आसानी से इसको इसे हम पहचान सकते हैं। अथवा इन डीएनए खंडों को या आरएनए खंडों को किसी पूरक डीएनए खंड से विरंजित किया जाए। और ऐसे डीएनए खंडों को सामान्य तौर पर प्रोब कहते हैं। प्रोब के साथ में कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट लगा हुआ होता है जो यूवी किरणों की उपस्थिति में अपने आप को प्रकट करता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। जिस स्थान पर जो चमकता हुआ स्पॉट दिखाई देता है इसका मतलब वहाँ पे प्रोब है और वो प्रोब अपने पूरक डीएनए खंड के साथ में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब वो चमकता हुआ चित्र या प्रोब युक्त डीएनए से जुड़ा हुआ है, वो हमारा वांछित डीएनए खंड है। प्रोब क्या है? प्रोब एक 7 से 8 न्यूक्लियोटाइड की बनी हुई छोटी सी डीएनए खंड होता है जिस पर पाए जाने वाले पूरक न्यूक्लियोटाइड उस डीएनए खंड में उपस्थित पूरक न्यूक्लियोटाइड से जुड़ जाता है। क्योंकि जिस डीएनए को हम सेपरेट कर रहे हैं वो डीएनए हमें पता नहीं है कि कहाँ पे पाया जाएगा, लेकिन हमें जो आइडेंटिफाई करना है वो फिक्स है। कौन सा है? मान लो तो ATCG न्यूक्लियोटाइड युक्त डीएनए खंड को आइडेंटिफाई करना है तो प्रोब में इसके पूरक न्यूक्लियोटाइड जोड़े जाते हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ते ही हाइब्रिड डीएनए का निर्माण होता है और हाइब्रिड डीएनए चमकता हुआ दिखाई देता है। अब ब्लॉटिंग किसके लिए कर रहे हैं? डीएनए के लिए कर रहे हैं, आरएनए के लिए कर रहे हैं, प्रोटीन के लिए कर रहे हैं। इसके लिए आधार पर 3 प्रकार। यदि ब्लॉटिंग डीएनए के लिए प्रयुक्त की जाती है तो उस ब्लॉटिंग को नाम देते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। आरएनए के लिए प्रयुक्त की जाती है तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। और यदि प्रोटीन के लिए प्लॉटिंग प्रोसेस यूज कर रहे हैं तो वेस्टर्न प्लॉटिंग। डिटेक्शन के लिए हम स्टेन को यूज कर सकते हैं अथवा ब्लॉटिंग प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। यदि इथीरियम ब्रोमाइड से आपने विरंजित किया है, स्टेन किया है, तो आपको वो डीएनए खंड इस प्रकार के बैंड के रूप में दिखाई देते हैं। दिखाई दे रहे हैं ये इथीरियम ब्रोमाइड का। और हमें ये पता है कि सबसे नीचे आने वाला डीएनए खंड की लंबाई कितनी हुई, 50 बेस पेयर की हुई। सबसे ऊपर है वो सबसे बड़ा आकार का डीएनए, उसकी कितनी है, 20 किलो बेस पेयर। इसका मतलब बड़े आकार का डीएनए ऊपर की ओर है, छोटे आकार का नीचे की ओर है। यदि आपने प्रोटीन स्टेनिंग प्रयुक्त की है तो आपको इस प्रकार की प्रोसेस दिखाई देगी। आसानी से हम नग्न आँखों से इस स्टेन युक्त पार्ट को देख सकते हैं, इथीरियम ब्रोमाइड और प्रोटीन स्टेनिंग। तो आज के इस टॉपिक में हमने पढ़ाया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए आवश्यक
इंस्ट्रूमेंट और रिएजेंट कौन कौन से प्रकार के होते हैं और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, इसके बारे में समझा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इन रिएजेंट और इंस्ट्रूमेंट की सहायता से किस प्रकार से इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस को संपन्न किया जाता है। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।